हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी नर्सिंग एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट की, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने वाली है नर्सिंग के एग्जाम्स के लिए। जो दिल्ली एम्स है या फिर कोई भी एम्स है, उनके एग्जामों के लिए जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है उसमें से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स में सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि पीडियाट्रिक सब्जेक्ट होती क्या है, पीडियाट्रिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स क्या है कि पीडिया और आईट्रिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पीडिया और आईट्रिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पीडिया का मतलब है चाइल्ड, बच्चे, और आईट्रिक्स का मतलब है मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट। तो चाइल्ड की अगर अपन बात करते हैं तो कितने साल के बच्चों की पीडियाट्रिक्स में बात करते हैं। पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल जो होते हैं उसके अंदर कितने साल के बच्चों का इलाज किया जाता है, तो उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं 0 से लेके 18 ईयर तक के, उनका जो है पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है। और आईट्रिक्स ट्रीटमेंट है ही सही। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, पीडियाट्रिक्स की डेफिनेशन की, तो मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर क्या है कि 0 से लेके 18 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं उनका क्या किया जाता है, उनकी डिजीज को डायग्नोस किया जाता है और क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर 0 से 18 साल तक के बच्चों का जो डिजीज है, डिजीज कंडीशन है, उनका डायग्नोसिस करते हैं और उनके क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो क्या होती है, पीडियाट्रिक्स। तो अब हम बात करते हैं कि 0 से लेके 18 साल तक के बच्चों का इलाज किया जाता है। 0 से लेके 18 साल तक के बच्चों का जो ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस जो किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो 0 की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, 0 की अगर अपन बात करते हैं तो न्यूबॉर्न की बात आती है। 0 का मतलब है कि बच्चा अभी पैदा हुआ है। 0 का मतलब है कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न है। तो उसकी जब क्या केयर करनी होती है, उसको क्या करना पड़ता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो केयर ऑफ न्यूबॉर्न, केयर ऑफ न्यूबॉर्न। अगर बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा क्या काम है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले करेंगे उसका असेसमेंट। सबसे पहले असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट में हम देखते हैं क्या करेंगे, रेस्पिरेशन इनिशिएट किया है या नहीं किया है। रेस्पिरेशन इनिशिएट किया है या नहीं किया है, बच्चे का जो रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे असेसमेंट की। तो क्या करेंगे, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और क्या करेंगे उसको, रेस्पिरेशन अगर स्टार्ट हुआ है मतलब कि बच्चे क्राई कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है। जैसे ही बच्चा क्राई कर रहा है इसका मतलब कि रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुका है। क्यों, क्योंकि जैसे ही बच्चा क्राई करेगा तो उसके जो लंग्स है वो क्या करेंगे, डायलेट होंगे, और डायलेट होने पे मसल्स का क्या होता है, स्ट्रेच होने की वजह से पेन होगा बच्चे को, और जैसे ही पेन होगा तो क्या करेगा, बच्चा क्राई करने लगेगा। अगर मान लीजिए बच्चा क्राई नहीं कर रहा है और रेस्पिरेशन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, रेस्पिरेशन अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसका क्या करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए।
आरडीएस के लिए क्या करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे कि बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कंटिन्यू क्या करना है, हमें मॉनिटर करना है। तो अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है उसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम जो है होते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सबसे पहला सिम्टम जो हमें देखने को मिलेगा तो वो होगा, क्या होगा, नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग, जो उसके नेजल जो कैविटी है वो क्या करने लगेगी, डायलेट करने लगेगी, फूलने लगेगी। जो नेजल फ्लेयरिंग जो होती है, जो नाक के ये नथुने होते हैं वो क्या करते हैं, फूलने लगते हैं, फैलने लगते हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या करे, बॉडी के अंदर एयर की एंट्री हो लंग्स के अंदर और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सप्लाई हो। इसके लिए क्या करेंगे कि जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, नेजल फ्लेयरिंग जो है होने लगेगी। दूसरा क्या होगा, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन जो है दूसरा हमें देखने को मिलेगा। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होना है तो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है होता है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेशन नहीं आ रहा, आरडीएस के अंदर जा रहा है, तो क्या करेगी, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स जो है क्या करेगी, हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, उसको फुलाने के लिए क्या करेगी, उसको स्पेस प्रोवाइड करेगी। इसकी वजह से अगर नहीं कर पा रहा है रेस्पिरेशन तो उनके अंदर क्या होगा, रिट्रैक्शन जो हमें देखने को मिलेगा, वो धसी हुई हमें देखने को मिलेगी। जो इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो क्या होगी, धसी हुई, रिब्स के अंदर जो धसी हुई है गड्ढे की तरह हमें देखने को मिलेगी। थर्ड जो है ग्रंटिंग साउंड। ग्रंटिंग साउंड, ग्रंटिंग साउंड क्या होता है कि जैसे ही बच्चा एक्सपायरेट करेगा, एक्सपायरेशन करेगा, उस टाइम पे एक अलग तरह की जो साउंड जो हमें सुनने को मिलेगी तो वो होती है ग्रंटिंग साउंड। क्यों, क्योंकि जो एयरवे नैरो होगा इसकी वजह से क्या करेगा, साउंड जो है क्रिएट होगी जब बच्चा एक्सपायरेशन करेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा सिम्टम। फोर्थ जो है वो है हमारा टैकीपीनिया। टैकीपीनिया का मतलब है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी कि टैकीपीनिया क्या करेगी, हमारी बॉडी कंपनसेट करेगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी टिश्यू को ऑक्सीजन मिले। अब टिश्यू को या फिर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, इसकी वजह से क्या करेगी, रेस्पिरेशन कर नहीं पा रहा है, इसके लिए बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगी। जो हमारी जो नॉर्मल जो नीड है सेल्स को वो ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या करेगी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ये, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैकीपीनिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का जो है सिम्टम वो है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल एंड टिश्यू की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो कलर है वो ब्लूइश कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि आरडीएस का फर्स्ट सिम्टम अगर पूछते हैं, इनिशियल सिम्टम या फिर अर्ली सिम्टम अगर पूछते हैं तो वो क्या होगा, अर्ली सिम्टम अगर पूछते हैं कि आरडीएस के अंदर जो सबसे पहले या अर्ली सिम्टम जो आता है वो कौन सा है, तो उसका आंसर है नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग जो है सबसे पहले देखने को मिलेगा आरडीएस के पेशेंट के अंदर, आरडीएस के बच्चे के अंदर जो है सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, नेजल फ्लेयरिंग। और सबसे लास्ट में जो देखने को मिलेगा हमें क्या मिलेगा,
साइनोसिस, क्योंकि पूरी बॉडी की मैकेनिज्म अगर फेल हो जाती है उस चीज को कंपनसेट करने के लिए, तब जाके लास्ट में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल है उसके अंदर क्या होगा, डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। तो ये तो है आरडीएस के सिम्टम। उसके बाद क्या करना है हमें नेक्स्ट में हमें देखना है कि अपन ने रेस्पिरेटरी असेसमेंट कर लिया। रेस्पिरेटरी असेसमेंट करने के बाद हमारा दूसरा क्या होगा, दूसरा जो हमें करना है असेसमेंट वो है 1 से लेके 5 मिनट के अंदर अपन को करना होता है, वो है अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग हमें करनी होती है। कब करनी होती है, 1 मिनट में और 5 मिनट के अंदर जो है हमें अपगार स्कोरिंग देखना है। सबसे पहले रेस्पिरेशन इनिशिएट हुआ है या नहीं हुआ है वो देखना है। उसके बाद हमें क्या करनी है, अपगार स्कोरिंग करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड में कंजेनाइटल जो डिफॉर्मिटीज है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, उसको क्या करना है, चेक करना है कि कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो बच्चे के अंदर नहीं है। वो सारी चीजें हमें देखनी है। इंटरवेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए पेशेंट को, अगर मान लीजिए बच्चे को रेस्पिरेशन इनिशिएट नहीं हुआ है, बच्चा आरडीएस के अंदर जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंटरवेंशन के लिए उसके इंटरवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एयरवे को क्लियर करना है। एयरवे को क्लियर करना है कि बच्चा रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा, पता चले कि सिक्रेशन उसके एयरवे के अंदर चले गए हो, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया हो सिक्रेशन की वजह से, इसलिए वो रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, एयरवे को क्लियर करना है। और एयरवे को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सक्शनिंग। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सक्शनिंग हमें करनी है बच्चे की। और सक्शनिंग के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट, तो सक्शनिंग सबसे पहले कहां स्टार्ट करनी है। 2 ऑप्शन है हमारे पास, ऑरल और नेजल। तो सबसे पहले हम कहां से सक्शनिंग करेंगे, तो इसका जब सबसे पहले आंसर की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ऑरल करना है हमें, सेकंड में क्या करना है, नेजल करना है। इसके पीछे भी क्या है, एक रीजन है कि क्यों करना है, वो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हम सबसे पहले ऑरल करते हैं तो क्या होगा कि ऑरल सिक्रेशन को बाहर निकाल के नेजल कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे पहले नेजल करेंगे तो चांस है कि बच्चा स्नीजिंग करे या फिर कफिंग करे, और उसकी वजह से जो ऑरल सिक्रेशंस है वो भी एस्पायरेट करने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑरल सिक्रेशंस को सक्शनिंग करनी होती है। सबसे पहले ऑरल जो है उसको बाहर निकालना होता है, ऑरल कैविटी को क्लियर करना होता है, ताकि क्या हो, एस्पायरेशन के चांस सबसे कम हो जाए कि वो सक्शनिंग अगर नेजल से करे और स्नीजिंग हो गई तो मान बच्चा वैसे ही एस्पायरेट कर जाएगा तो उसके अंदर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब बात करते हैं सक्शन का प्रेशर कितना रखना है। दूसरा पॉइंट आता है सक्शन का प्रेशर। सक्शन हमने स्टार्ट कर दिया, सक्शन का प्रेशर हमें कितना रखना है। सक्शन के प्रेशर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले प्री टर्म बच्चा है या टर्म है या फिर एल्डर चिल्ड्रन है या एडल्ट है, इन चारों के लिए जो सक्शन का प्रेशर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग प्रेशर हमें मेंटेन करना है। तो अगर प्री टर्म बच्चा है तो उसके लिए प्रेशर की अगर अपन बात करते हैं तो 40 से 60 mm ऑफ एफजी रखना है। कितना रखना है, 40 से 60 mm ऑफ एचजी रखना है अगर प्री टर्म बच्चा है तो, क्योंकि
उसके जो लंग्स है इतने मैच्योर नहीं होते, पता चले कि लंग्स का कोई भी टिश्यू सक्शन के साथ बाहर आ जाए, या फिर कोई भी एयरवे का पार्ट अगर सक्शन के साथ बाहर आ गया, क्योंकि मैच्योरिटी इतनी होती नहीं है, इसलिए क्या करना है, प्रेशर को कम करना है। और दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो टर्म के लिए कितना प्रेशर रखना है हमें, 60 to 80 mm ऑफ Hg, 60 to 80 mm ऑफ Hg हमें रखना है टर्म के लिए। और अब बात करते हैं एल्डर चिल्ड्रन की बात करें तो 80 to 100, और एडल्ट की अगर अपन बात करें तो 100 to 120 mm ऑफ Hg हमें रखना होता है। तो ये तो हुआ सक्शन की बात। अब इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा है, टर्म बच्चे के अंदर और एडल्ट के अंदर, टर्म बच्चे के अंदर और एडल्ट के अंदर, इन दोनों का क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम पे पूछा जाता है कि टर्म बच्चा है उसका कितना प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए सक्शन प्रेशर, तो वो 60 to 80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। और जो एडल्ट है ये भी बहुत सी बार पूछा गया है, तो इसलिए कितना होना चाहिए, 100 to 120 mm ऑफ Hg क्या होना चाहिए, सक्शन का प्रेशर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला हो गया सक्शनिंग करनी है, कहां से करनी है वो पता चल गया, ओरल सबसे पहले करना है, नेजल उसके बाद में करना है। दूसरा पता चल गया कि कितना हमें प्रेशर रखना है, प्रेशर कितना रखना है वो भी पता चल गया। अब बात करते हैं हम टाइम ड्यूरेशन कि कितने टाइम के लिए हमें सक्शन करना है, कितने टाइम के लिए सक्शन करना होता है हमें। नॉर्मली चाहे प्री टर्म हो, चाहे टर्म हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे चिल्ड्रन हो, उन सभी के लिए जो सक्शन का टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स है, वो है कितना, 5 से लेके 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा हम किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। किसी भी क्वेश्चन आता है, कोई सी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि सक्शन का ड्यूरेशन कितना रखना है, कोई सी भी कंडीशन हो, 10 से ज्यादा हमें नहीं बोलना है। हमारा आंसर हमेशा लेस देन 10 सेकंड से कम होगा, 10 सेकंड से कम ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब बात करते हैं सक्शन एपरेटस की। अगर अपन बात करते हैं तो ड्यूरेशन हो गया, तो किस किस चीज से हम सक्शन कर सकते हैं। तो पहले तो सेंट्रल सक्शन सप्लाई होती है, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सप्लाई सेंट्रल होती है, सक्शन सप्लाई सेंट्रल सप्लाई, एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल है उनके अंदर मैक्सिमम देखने को मिलती है कि सेंट्रल जो है सक्शन सप्लाई हमें मिलती है। दूसरा एक होता है सक्शन मशीन, सक्शन एपरेटस। सक्शन मशीन होती है, उससे भी हमें सक्शन करना होता है। थर्ड जो होती है म्यूकस सकर, म्यूकस सकर होता है जो मैनुअली हम करते हैं, इस तरह से होता है। ये एक डब्बा होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये जो ट्यूब होती है बच्चे के माउथ के अंदर होती है, ये क्या होती है, हमें सक्शन करना होता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट करना होता है। तो ये होता है म्यूकस सकर। और नेक्स्ट है एसेप्टो सिरिंज। एसेप्टो सिरिंज जो होती है वो भी म्यूकस सिक्रेशन को एस्पायरेट, मतलब म्यूकस सिक्रेशन को बाहर निकालने के लिए काम में ली जाती है। एसेप्टो सिरिंज जो होती है वो ऑटो देखे, ऑटो जो होते हैं उनके अंदर जो होता है ना पंप दबाने का साउंड, हॉर्न जो होता है, उस तरीके से होती है। ऐसा होती है ये। इसको जैसे ही प्रेस करके हम मुंह में डालेंगे और क्या होगा, इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा और म्यूकस जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो ये भी क्या करती है, म्यूकस को बाहर निकालने के लिए एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है, ये भी यूज में लिया जाता है। और मोस्टली अगर अपन बात करते हैं तो बच्चा जैसे पीएचसी सीएचसी जो होती है उनके अंदर ये सब चीजें देखने को मिलती है। और एम्स लेवल के हॉस्पिटल में तो सेंट्रल सक्शन सप्लाई जो है वो देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमने रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर दिया है बच्चे के को, सारी एबनॉर्मेलिटीज है वो हमने देख ली है, एबनॉर्मेलिटीज हमने देख ली है।
रेस्पिरेशन इनिशिएट कर दिया है, कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज देखने को नहीं मिल रही है, अपगार स्कोरिंग हो गया है, उसके बाद हमें करना है, क्या करना है, थर्ड जो है हमारा पॉइंट, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करना है, कट करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड कट करना है, उसके लिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत होती है, और वो कौन कौन से इक्विपमेंट है। सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, कट करने के लिए सीजर लेनी है। तो अब हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग हमें करना है। सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड कट करना है, सबसे पहले पता है कि हमें अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए कट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले सीजर चाहिए। सीजर किसके लिए चाहिए, कट करने के लिए। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें सीजर चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, क्लैंप चाहिए। और थर्ड जो है हमें क्या चाहिए, क्लैंप किस लिए चाहिए, उसको क्लैंप करने के लिए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप करने के लिए क्लैंप चाहिए। और तीसरा जो है वो है फोर्सेप, उसका नाम है कोचार फोर्सेप। कोचार फोर्सेप जो है वो भी हमें चाहिए होती है, किसके लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट जो है हमें बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कोचार फोर्सेप जो होती है वो एक काम के लिए और आती है, ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को रप्चर करना होता है, उस टाइम पे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के लिए क्या होती है, कोचार फोर्सेप को यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ARM के लिए कौन सी फोर्सेप यूज में लेते हैं। अब दूसरी बात, कोचार फोर्सेप जो होती है वो क्या करती है, आर्टिफिशियल रप्चर करती है मेम्ब्रेन को। कब, जब हमारे पास हमारी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं होती है या फिर लेबर पेन नहीं आ रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली रप्चर करना होता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर की अगर अपन बात करते हैं तो ARM करने के लिए, सॉरी, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड में हमें कितनी लेंथ रखनी है, कितना, कहां से कट करना है, वो सब चीजें हमें पता होना चाहिए। तो बात करते हैं प्रोसीजर की। अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के लिए प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी फीटल साइट है, ये हमारी मैटरनल साइट है, ये हमारा क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब हमें क्या करना है कि फीटस साइड से 2.5 सेंटीमीटर लेना है। सबसे पहला क्लैंप हमने यहां पे लगा दिया 2.5 सेंटीमीटर पे। दूसरा क्लैंप अगर हमने लिया है तो उसको क्या करना है, फीटल साइड से 5 सेंटीमीटर पे हमने लगा दिया। दोनों क्लैंप लग गए हैं, इधर से ये सर्कुलेशन स्टॉप है, इधर से ये सर्कुलेशन स्टॉप हो गया। अब दोनों क्लैंप लगाने के बाद में हमें कट करना है, कहां से, इन दोनों के मिडिल से, इन दोनों के बीच में से हमें क्या करना है, कट करना है। तो इसकी जो लेंथ होगी, फाइनल लेंथ, वो कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। अब ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया है, उसकी लेंथ कितनी है, तो 2.5 सेंटीमीटर, वो 3.75 सेंटीमीटर जो होती है उसकी लेंथ होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर बच्चा प्री टर्म है या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर बच्चा प्री टर्म है, उस कंडीशन के अंदर हमें अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो क्या करनी है, बढ़ा देनी है। उस टाइम पे कट करने के टाइम पे हमें फाइनल लेंथ 8 सेंटीमीटर चाहिए होती है। इसके पीछे रीजन है, क्यों हमें प्री टर्म के लिए लेंथ जो है अम्बिलिकल कॉर्ड की ज्यादा करनी है। तो उसके पीछे क्या रीजन है कि अगर प्री टर्म बच्चा है
और या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसके अंदर हमें क्या करना है, बहुत सारी मेडिकेशन देनी होती है मैनेज करने के लिए। ट्रीटमेंट में भी बहुत सारा देना होता है, फ्लूइड सब चीजें देनी होती है। और उस चीज के लिए क्या होता है कि जैसे हम आईसीयू में सेंट्रल लाइन डालते हैं पेशेंट को लॉन्ग टाइम यूज के लिए, उसी तरह क्या होता है बच्चे के अंदर बार बार कैनुला नहीं लगा सकते, इसलिए क्या करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या करते हैं हम कैनुला या फिर कोई आईवी लाइन डालते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमें इसकी लेंथ जो है ज्यादा रखनी होती है, किसकी, अम्बिलिकल कॉर्ड की, प्री टर्म और या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बच्चों के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक बच्चा है प्री टर्म है, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बाद लेंथ कितनी होनी चाहिए, पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो हमें याद होना चाहिए कि 8 सेंटीमीटर। रीजन क्या है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी मेडिकेशन देनी होती है, कैनुला भी नहीं मिलता उनके अंदर, तो इसलिए क्या करना है लेंथ जो है ज्यादा करनी है। अब बात करते हैं रूटीन केयर की। ये तो हो गया हमारा इनिशियल केयर हो गई है, बच्चा जैसे पैदा हुआ क्या क्या करना है वो सारी केयर हो चुकी है। अब बात करते हैं हम रूटीन केयर की। रूटीन केयर की जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमको क्लीन करना है और ड्राई करना है। किसको, बच्चे को क्लीन करना है और ड्राई करना है। क्यों, क्योंकि बच्चा अपनी मदर के वंश से बाहर आया है, उसकी बॉडी के ऊपर फ्लूइड है और वो फ्लूइड क्या करते हैं एवेपोरेट के चांस होते हैं, और उस कंडीशन में वो क्या करता है कि अपने हीट को लॉस करता है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर क्या है फ्लूइड है, और हीट लॉस करेगा तो वो क्या करेगा हाइपोथर्मिया के अंदर चला जाएगा। और हाइपोथर्मिया क्या है, साइलेंट किलर डिजीज है बच्चों के अंदर। हाइपोथर्मिया क्या है, साइलेंट किलर डिजीज है बच्चों के अंदर। तो इस चीज को हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम ड्राई करते हैं और क्लीन करते हैं, और क्या करते हो प्री बार में जो टॉवल होती है उससे कवर करते हैं। प्री बार में जो टॉवल है उससे कवर करते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहे, टेम्परेचर में कोई भी गिरावट नहीं हो, हाइपोथर्मिया नहीं हो, क्योंकि उसका इतना सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं होता है, हाइपोथैलेमस भी इतना रेगुलेट नहीं कर पाता। इसलिए क्या करना है, हमें बाहर से उसको मेंटेन करना पड़ता है। एक चेन जो होती है हीट की उसको पूरा मैनेज करना पड़ता है, इसलिए क्या करना है उसको ड्राई और क्लीन करना। ड्राई और क्लीन करने के बाद दूसरा है हमारा आइडेंटिफिकेशन। बैंड, आइडेंटिफिकेशन बैंड। बच्चा पैदा हुआ है तो हमें पता चलना चाहिए कि लड़का है कि लड़की है, दूर से देख के पता चल जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में उसका यूएचआईडी नंबर जो है, उसका मदर का नेम जो है, बेबी ऑफ, वो सारी चीजें लिखी होती है। उसके बाद उसका कोड होता है, कलर कोड। अब बात करते हैं कलर कोड की। तो कलर कोड में हमें 2 कलर कोड है, पहला है ब्लू और दूसरा है पिंक। ये 2 कलर हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें किस बच्चे के अंदर कौन सा कलर यूज में लेना है, तो सबसे पहले बता दूं कि अगर बॉयज है तो उसके अंदर कौन सा लेना है, ब्लू, और पिंक वाला किसके अंदर लेना है, गर्ल, कोई फीमेल बेबी है उसके अंदर क्या करना है, हमें पिंक कलर यूज में लेना है। अब हम कंफ्यूज नहीं हो इसलिए एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक तो क्या है, एक नॉर्मल सिंपल ही हम सब लोग बना लेते हैं। बी फॉर ब्लू और बी फॉर बॉयज। बॉयज के लिए क्या करना है, ब्लू लेना है ताकि हम भूल नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। एग्जाम के टाइम जब आते हैं क्वेश्चन तो कंफ्यूजन नहीं हो पाता, इसलिए बी फॉर ब्लू और बी फॉर बॉयज ये दोनों जो है यूज में ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा कलर कोड यूज में लेना है। थर्ड जो है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। तीसरा जो केयर है, रूटीन केयर, उसके अंदर क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं टाइम को लेकर कि कितने टाइम के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रम,
कोलेस्ट्रॉम। वो कोलेस्ट्रॉम जो है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, वो हमें फीड कराना होता है। अब उसके लिए टाइम की बात करें तो कब कितने टाइम के अंदर हमें फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है या फिर सिजेरियन सेक्शन है। अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है बच्चे की, वेजाइना के थ्रू नॉर्मली न्यूबॉर्न हेल्थी पैदा हो चुका है, तो उसके अंदर क्या करना है 30 मिनट से कम के अंदर हमें क्या करना है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ तो मोर देन 4 आवर 4 घंटे के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी होती है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने टाइम के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है स्टार्ट करवा देनी चाहिए। तो मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स बहुत सी बार पूछता है ऐसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो आता है एक क्वेश्चन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, उसके बाद नॉर्मल हेल्थी न्यूबॉर्न है, उसके अंदर हमें क्या करना है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। तो ऑप्शन आता है ए लेस 30 मिनट, सेकंड ऑप्शन बी है मोर देन 4 आवर, थर्ड ऑप्शन है 2 आवर और फोर्थ ऑप्शन है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। तो मैं पूछना चाहूंगा इसका आंसर किस किस को पता है, कौन कौन इसका आंसर है वो कमेंट में दे दीजिए। मैं भी बता रहा हूं 1 मिनट में इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर अगर अपन बात करें तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर की बाद में बात करते हैं। लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो 80% लोगों का दिमाग कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे। 80% जो स्टूडेंट है उनका दिमाग यही जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग हमें पढ़ाई है और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब करनी है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में 30 मिनट में कर देनी है। तो 80% लोग तो नीचे वाले ऑप्शन को पढ़ेंगे ही नहीं। उन लोगों में होता क्या है कि जल्दीबाजी होती है, तो उनको पता है कि 30 मिनट स्टार्ट कर दिया तो वो आंसर क्या देंगे 30 मिनट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार ऑप्शन पढ़ लेंगे, सोचेंगे ठीक है 30 मिनट का आंसर दे देंगे। लेकिन जिन लोगों को पता है, पढ़ा हुआ है उन लोगों ने, वो उनको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी हो सके उतना हमें दे देनी है। इसका अगर दिल्ली एम्स ने पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4, एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी अगर हो सके उतना जल्दी हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। अगर ऑप्शन ये है और पूछा हुआ है तो करेक्ट आंसर 4 जाएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं है एज सून एज पॉसिबल तो इसका करेक्ट आंसर ए जाएगा 30 मिनट। तो इन चीजों का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कैसे आंसर देना है। उसके लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारी है। एनक्लेक्स में इसी तरह के क्वेश्चंस जो है स्ट्रेटेजीज मैंने वीडियो डाल रखी है, देख लेना कैसे हमें आंसर देना होता है, क्या चीज हमें माइंड में रखनी होती है, क्या चीज सोच के हमें आंसर देना होता है। अब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो विटामिन के इंजेक्शन विटामिन के जो है हमें देना होता है। विटामिन के देना होता है, क्यों देना है? सबसे पहली बात तो बच्चे के सिस्टम जो है मैच्योर नहीं होते, उन चीजों के लिए हमें सप्लीमेंट देना होता है। लीवर इतना मैच्योर नहीं है तो क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पाता है। लीवर अगर मैच्योर नहीं है तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पा रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, विटामिन के देना है। वो क्या करता है, लीवर को स्टिमुलेट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए, और वो क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगा कौन कौन से, 2, 7, 9 और 10। 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है विटामिन के।
बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विटामिन के कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, या फिर पूछ लेगा ऑल ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस बाय विटामिन के एक्सेप्ट। तो हमें याद रखना है कि 2, 7, 9 और 10 279 पे 10 हमें पता, एक नॉर्मल याद रख लेना। इंडियन टीम ने जैसे ही स्टार्ट हुआ है 279 पे 10 बनाया, 10 विकेट लिए हैं, 10 विकेट पे 279 रन बने हैं। तो ये चीजें मैं बता देना चाहता हूं कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है 2, 7, 9 और 10 जो है विटामिन के प्रोड्यूस करता है लीवर के थ्रू। अब ये हमें कितना देना है, 0.5 ml देना है या फिर 1 mg देना है। या तो हमें 1 mg देना है या फिर 0.5 ml जो है हमें देना है। अगर ऐसे नहीं आता है तो 2 mg पर ml 2 mg पर ml, या तो 0.5 1 mg दे दो 0.5 ml में, या फिर 2 mg 0.1 ml के अंदर हम देते हैं। तो ये चीजें है, इस चीज के लिए हमें क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं ब्लीडिंग के चांस को प्रिवेंट करने के लिए, कि ब्लीडिंग बच्चे के अंदर नहीं हो, उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन के देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक वैक्सीनेशन। बच्चा पैदा हुआ है, सब केयर हो चुकी है, अब क्या करना है, उसको वैक्सीनेशन देना है। वैक्सीन जो देने होते हैं हमें बच्चा पैदा होने के टाइम पे 3 वैक्सीन देने होते हैं। पहला है बीसीजी, सेकंड क्या है ओपीवी, और थर्ड क्या है हेपेटाइटिस बी। बीसीजी की अगर अपन बात करते हैं तो 0.05 ml वो देना है इंट्राडर्मल रूट से, 0.5 ml इंट्राडर्मल रूट से बीसीजी देना है। ओपीवी की कितनी डोज है, 2 ml 2 ड्रॉप। किस रूट से देनी है, ओरल रूट से। हेपेटाइटिस बी है 0.5 ml देना है, किस रूट से देना है, इंट्रामस्कुलर रूट से। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से क्या करना है, हेपेटाइटिस बी देना है। इंट्रामस्कुलर अगर हम दे रहे हैं तो वो क्या कहां देंगे, वेस्टस लैटरलिस। वेस्टस लैटरलिस जो मसल्स है उसके अंदर हम देते हैं। विटामिन के भी हम आईएम देते हैं, तो वो कहां देते हैं, वो भी वेस्टस लैटरलिस में देते हैं। थाई की जो मसल्स होती है उसके अंदर हम देते हैं। तो ये तो हो गया वैक्सीनेशन। अब मैं बीसीजी के बारे में एक बात बताना है, कंफ्यूजन है सब लोगों को, बहुत सी बार एक नया पॉइंट हमें मिला है बीसीजी का। तो बीसीजी जो वैक्सीन है वो किस चीज से हमें प्रोटेक्ट करता है, सब लोगों को पता है कि बीसीजी टीबी से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक बीमारी और है जिससे भी ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो वो कौन सी है, वो है लेप्रोसी। लेप्रोसी के अगेंस्ट भी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाता है बीसीजी वैक्सीन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है मैं बता देता हूं तुम्हें, क्वेश्चन कैसे आएगा, बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम, बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम कौन सी डिजीज है जिससे प्रोटेक्ट करता है। ए ऑप्शन है लेप्रोसी, बी ऑप्शन है HIV, सी ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, और डी ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। तो अब पता चलेगा लोगों को। बहुत से स्टूडेंट है सोचेंगे सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, या फिर सोचेंगे ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया, ऑप्शन ही गलत है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इसका आंसर जो है वो है ए, लेप्रोसी के भी जो प्रोटेक्ट करता है वो है बीसीजी वैक्सीन, उसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाता है। ये क्वेश्चन भी एक अलग क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, नॉलेज के लिए बहुत सी बार पूछा भी जाएगा। अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है किसके प्रति अगेंस्ट करता है, लेप्रोसी के अगेंस्ट जो है हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बीसीजी वैक्सीन।
तो ये तो हो गई हमारी एसेंशियल न्यूबॉर्न की क्लास, जो केयर है वो हमें देनी है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक वो है अपगार स्कोरिंग। ये जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो आते ही। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।